हे नागपूर म्हणजे हे दोन डॉक्टरांची पुण्यभूमी आहेत, आंबेडकर आणि हेडगेवार. या पुण्यभूमीवर तुम्ही 2 दिवस पासून हे सावरकर स्मृती तीर्थ निर्मित केलेल्याबद्दल आम्ही समस्त नागपूरकरांना अभिनंदन करतो, त्यांना साधुवाद देतो. सावरकर म्हणजे भारतीय राष्ट्रीयता यांचे स्मरण. सावरकर भारतीय राष्ट्रीयता यांचे प्रयाण गीतचा पर्याय आहेत. सावरकर म्हणजे भारताची चिती आणि मूल आत्मा यांचा स्मरण. सावरकर भारत भारतीचा पर्याय नाव आहेत. या सावरकरांना मी हार्दिक श्रद्धांजली आणि माझा प्रणाम निवेदित करतो. इथे जैसे गंगा की धारा में बहते बहते अचानक कोई तिनका तट पर बने शिवालय की देहरी से आ टिके और अपने भाग्य को सराहे, ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गंगा में बहते बहते हम जैसे पत्रकारों को भी इस प्रकार के सत्संग में आकर अपने विचार बांटने का जो सुअवसर मिलता है, वह मैं अपना अनार्जित पुण्य मानता हूं. और इसके लिए मैं इस सावरकर साहित्य सम्मेलन के आयोजकों का हार्दिक आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य, इस पात्र समझा कि यहां आकर मैं भारतीय राष्ट्रीयता के सबसे प्रबल प्रखर तेजोपुंज, ओज, तेज, ओजस्विता, इसके महान प्रतीक सावरकर के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर सकूं और उनको अपने विचार, अपनी वैचारिक, अपनी शाब्दिक स्मरणांजलि अर्पित कर सकूं. सावरकर के बारे में कुछ वर्ष के बाद भारतवर्ष में कहा जाएगा कि क्या वास्तव में इस प्रकार का कोई व्यक्ति सदेह हिंदुस्तान में जीवित था और चला. इतना महान उनका साहित्यिक जीवन, उनका क्रांतिकारी जीवन. उन्होंने शब्द ब्रह्म को पराक्रमी सत्ता के साथ जोड़ भारत की संत सिपाही वाली परंपरा के प्रतीक के रूप में भारत को नवीन प्राण दिए और नवीन दिशा दी उन्होंने, लेकिन उनको समझा नहीं जा सका. सावरकर का स्मरण रोमांचित करता है. अभी जब सुधाकर देशपांडे जी अपना वक्तव्य पढ़ रहे थे यहां, तो एक अद्भुत वातावरण की सृष्टि हो रही थी. उनके जीवन के महाप्रयाण के बारे में भी बताया. ये सब बातें सामान्यतः सामान्य जन को की जानकारी में नहीं होती हैं. सावरकर का क्रांतिकारी जीवन स्वयं में एक भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है. ऐसा कोई क्रांतिकारी साहित्यकार शायद भारत में नहीं हुआ होगा जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता के स्वातंत्र्य संघर्ष को एक कालिमा में म्यूटिनी और सिपाही विद्रोह के कलंक से उबारकर उसको स्वातंत्र्य संघर्ष का नाम देते हुए स्थापित किया और भारत की राष्ट्रीयता को एक अद्भुत आभा प्रदान की, एक प्रभा मंडल प्रदान किया. कोई भारत में इस प्रकार के क्रांतिकारी साहित्य का स्मरण हो ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता. उन्होंने भारतीय भाषाओं के स्वाभिमान, सम्मान और गौरव को स्थापित करने के लिए एक नवीन शब्दावली गढ़ी, नवीन शब्दों का आविष्कार किया. उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया था कि भारतीय भाषाओं का साहित्य रचा जाए, पत्रकारिता हो, समाचार पत्रों में समाचार छपे और उनमें विद्रूपता तथा भाषाई भ्रष्टाचार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अंग्रेजी के अग्राह्य शब्द भी इस्तेमाल किए जाए. सावरकर महाराष्ट्र की मराठी भाषा के अद्भुत परिष्कारक और परिमार्जक के रूप में भारतीय भाषाओं के साहित्य के एक देदीप्यमान नक्षत्र के नाते सदैव साहित्य जगत में स्थापित रहेंगे. सावरकर ने नवीन पीढ़ी को उस प्रकार से अद्भुत राष्ट्रीयता की प्रेरणा से युक्त किया जैसे कभी स्वामी विवेकानंद ने किया था. भारत में श्री गुरु गोविंद सिंह का आदर्श स्वामी विवेकानंद ने भी हिंदू समाज के सामने रखा था और विवेकानंद के साहित्य में ये स्पष्ट उल्लेख है. उन्होंने कहा कि अगर कोई एक आदर्श हिंदू जाति का हो सकता है तो उसके नायकत्व के स्थान पर स्थापित हो
जो उस समस्त हिंदू जाति के आदर्श के रूप में स्थापित प्रतिष्ठित हो, तो वह आदर्श केवल गुरु गोविंद सिंह का हो सकता है। और 1908 में दिसंबर में लंदन में विपिन चंद्र पाल के अध्यक्षता में सावरकर ने जब गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस का आयोजन किया, जिस जन्म दिवस के आयोजन में विपिन चंद्र पाल थे, मैडम कामा थी, और उसमें उन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, वे अद्भुत, असाधारण, रोमांचित करने वाले ऐसे प्रेरक विचार हैं कि जिसको सुनकर सिख समाज भी आंदोलित होता है, प्रेरणा ग्रहण करता है। ऐसे वीर सावरकर थे जिन्होंने भारत के सामने भारतीय आदर्श स्थापित करने के लिए सीमाएं तोड़ी। उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। ये भाषा, प्रांत, पंथ, संप्रदाय, प्रांतीयता, इन सब की सीमाओं से परे मेरी एक ही पहचान है, वह पहचान है हिंदू। मेरा पंथ हिंदू, मेरा गोत्र हिंदू, मेरी जाति हिंदू, मेरी भाषाई पहचान हिंदू, मेरी राष्ट्रीयता की पहचान हिंदू। मैं एक स्वर से महासागर से सिंधु नदी के तट पर उच्चारण, अगर भारतवर्ष एक शब्द का उच्चारण करके अपना चरित्र, अपना स्वरूप दर्शित करता है, तो वह शब्द है हिंदू, हिंदू, हिंदू।